बहुत लोगों के पास ना कुंडली नहीं होती है अपनी। अगर होती है तो सही डिटेल्स नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके प्रेडिक्शन सही नहीं आ पाते। तो क्या ऐसी कुछ टेक्निक है कि जिससे हम ये पता कर सकें? बिल्कुल है, क्योंकि जो लाल किताब है वो बेसिकली फेमस ही इसी चीज के लिए है। गणेश जी हो गए, एक हमारे कोई भी देवी देवता की फोटो हो गई, एक कोई भी हमारा मंदिर हो गया, ये दीवारों पे लटका हुआ होना ही नहीं। आपका पार्टनर कैसा होगा आपने लाल किताब के हिसाब से देखना, ठीक है। अब राहु है आपका 7वें घर में या 8वें घर में, राहु 8वां घर ससुराल का है, तो राहु वहां पे बैठा हुआ है, निशानी क्या दे रहा है? जैसे ही तुम्हारी शादी होगी आपके ससुराल बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, तो मैम क्या ग्रह ये भी बता देते हैं कि किस एज में वो एक्टिव हो रहे हैं और किस एज में कौन सा रिजल्ट देंगे? चंद्रमा अगर उच्च का है, किसी का दूसरे घर में बैठा है, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने कि इनके माँ बाप इस बच्चे से पहले एक, जैसे कहते हैं ना, 1 BHK में रह रहे थे, अब दूसरे घर में एग्जॉल्ट होता है चंद्रमा। अगर ये पंडित जी ने बोला उच्च का है तो इसके घर के बाद, इसके जन्म से पहले ही घर बन गए होंगे बड़े सारे, और बड़ा घर लेकर पैदा होगा ये। मैम जॉब के लिए कोई रेमेडीज है क्या? क्योंकि आजकल देखिए कितने ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों के पास कितने लोन्स हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम कोई पर्सन फेस कर रहा है। जिनके भी चार्ट्स में शनि 4, 8, 12 या फिर आपके 1 में है, तो इन लोगों के सिर्फ घर और गाड़ी खरीदने की देर, उसी दिन से ब्लॉक होंगी सारी चीजें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक बेहद खास और सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले एपिसोड में। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को इस तरह की भविष्यवाणियां करते हुए सुना होगा, जैसे तुम्हारे घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, घर के पास कोई बच्चों का स्कूल होगा, पड़ोस में किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी होगी, या फिर तुम्हारी गाड़ी हमेशा लेफ्ट साइड से ही खंबे से टकराती है। आखिर क्या है ये माया? क्या ये एस्ट्रोलॉजर्स कोई जादूगर है? क्या उनके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो एक जगह बैठ करके ही वो आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं? तो हम आज इसी मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और इस तरह के राज को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और टीचर रजनी रानी जी। तो थैंक यू सो मच मैम, हमारे शो में आने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने तो आप लोगों को हमेशा बोला है, आप जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे सिर्फ एक आवाज़ करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। तो मैम शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। मैम बहुत लोगों के मन में होता है कि क्या बिना कुंडली देखे हम घर की स्थिति और अपने ग्रहों की स्थिति जान सकते हैं क्या? क्या कुंडली का होना बहुत ज़रूरी? क्योंकि मैम बहुत लोगों के पास ना कुंडली नहीं होती है अपनी। अगर होती है तो सही डिटेल्स नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके प्रेडिक्शन सही नहीं आ पाते। तो क्या ऐसी कुछ टेक्निक है कि जिससे हम ये पता कर सकें? बिल्कुल है, क्योंकि जो लाल किताब है वो बेसिकली फेमस ही इसी चीज़ के लिए है। एक तो सबसे पहले रेणु जी, उसको कालपुरुष कुंडली के ऊपर बनाया गया है। जी। कालपुरुष कुंडली क्या होती है कि जिसमें कि 12 राशियाँ, 12 खाने फिक्स है। तो उसमें जैसे हम वैदिक चार्ट में क्या देखते हैं कि हमारी राशियाँ जो है वो घर बदल लेती हैं। तो कोई ना कोई राशि डिफरेंट हाउस में जाकर पूरा आपका लगन चेंज हो सकता है। लेकिन कालपुरुष के अकॉर्डिंग जो लाल किताब में बताया गया है, उन्होंने बोला है कि आप जो पहला घर है वो सभी के लिए लगन, सेम राशि आपकी 4 नंबर की राशि है, आपकी 10 नंबर की है, आपकी 12 नंबर की है, आपने पहले घर को जो है वो अपना लगन मान के चलना है। अब जहाँ तक प्रिडिक्शन की बात है तो लाल किताब इसमें बहुत हेल्प करती है। सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो उपाय एंड ऑल सब चीज़ें तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिडिक्शन में वो हेल्प कैसे करती है कि मान लीजिए किसी के पास जन्म का जो टाइम है नहीं होता है, सही होता है, तो जैसे आपने एक पर्टिकुलर वर्ड लाल किताब की निशानियाँ जो है बहुत सुना होगा, वो निशानियाँ पंडित जी ने दी ही इसीलिए दी थी कि अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, उसका आपने जन्म जो ग्रह है वो ठीक से बिठाने हैं उसकी कुंडली में, तो कुछ निशानियाँ, कुछ सिम्टम, अब इसको आप सिम्टम कह लो, निशानियाँ कह लो या प्रेडिक्शंस कह लो, तो वो दी गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी का लगन, किसी को भी लगता है कि मेरा ये नहीं है जो मेरा दिख रहा है मेरे को नंबर, लेकिन आप कालपुरुष के अकॉर्डिंग आप ग्रह देख लीजिए, जैसे पहले घर में गुरु है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा ना कि अगर हम पराशर ज्योतिष से जाएंगे तो कहेंगे कि माथा बहुत चौड़ा होगा। गुरु का अच्छा। कनेक्शन अगर आपके पहले घर से है तो माथा चौड़ा 100% होगा, अब वो कैसे भी हो जाए। लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि गुरु आपके लगन में है तो आप जो है वो बने बनाए गुरु हो, इसको हम गुरु बोलते हैं। लेकिन अगर गुरु के साथ राहु आ गया तो गुरु घंटाल बन जाता है हाँ। है ना।
तो इसके लिए निशानी ये बताई गई है कि अगर गुरु आपके 12वें घर में है, पहले घर में है या सेकंड हाउस में, तो आपके आसपास कहीं पे कोई धार्मिक स्थल रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, आपका मतलब ये एनवायरनमेंट जो जी, आपका पैदाइशी एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत एथिक्स के साथ, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ और बहुत धार्मिक रहा होगा। अच्छा मतलब ये फिक्स है। ये फिक्स है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि चौथा घर जो है, जिसको हम अपना घर कहते हैं, सुख भाव बोलते हैं हम एज पर अगर जाते हैं, लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि आप कैसे पहचानोगे कि आपका घर जो है वो आपके घर के जो ग्रह है, जो मान लीजिए तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में कोई ग्रह बैठा है, वो ग्रह ही डिसाइड करते हैं कि आप जो कुंडली दिखा रहे हो वो सही है कि नहीं। जैसे अभी मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी बात की कि किसी के अगर तीसरे घर में केतु है, तो उस व्यक्ति के घर के बाहर अगर वो केतु नीच का है, ठीक है, अगर वो केतु नीच का कैसे होता है वो भी सब एक अलग थंब रूल्स है, लेकिन नीच का है तो गड्ढे मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी कचरा मिलेगा, वहाँ पे आपको ऊबड़ खाबड़ जो दहलीज होगी ना, घर की दहलीज होगी, वो काफ़ी सारी सीढ़ियों वाली होंगी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के बाद आप अंदर चढ़ोगे, तो अच्छा। काफ़ी सारी सीढ़ियों के बाद आपका घर एंटर होगा। अगर यही केतु उच्च का है या केतु अच्छा है आपका, ठीक है, कि मान लीजिए अच्छा कैसे होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, लोग कहेंगे वाह हमें कैसे पता लगेगा अच्छा है कि बुरा है। तो केतु अच्छा तब होता है जब गुरु अच्छा हो आपकी कुंडली में, गुरु के साथ शत्रु प्लैनेट ना हो, गुरु के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ। अगर शत्रु प्लैनेट नहीं है तो केतु बहुत अच्छा है, या खुद गुरु महाराज अगर केतु को देख लेते हैं कहीं से भी एस्पेक्ट से, तो आपका केतु अच्छा ही है। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि केतु अच्छा है तो घर के बाहर आप ला के सबसे पहले एक किसी भी धार्मिक देवता की जो है वो आप अपने घर के बाहर मूर्ति लगाओगे लाके, या और कुछ नहीं तो गौतम बुद्धा का जो चेहरा है वो लगा दोगे। ठीक है, गणेश जी को रख दोगे लाके, मोर पंख लटका दोगे घर के बाहर लाके। तो ये वो दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी कुंडली में केतु थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस असल में रेणु जी है क्या है, ये चौथे घर का 12वां है। जी। अब चौथे घर से 12वें का मतलब हो गया कि ये आपके घर से बाहर जो रास्ता है वो है, दहलीज कर लो आप इसको। अब ये आपके घर का पिछला हिस्सा है, अच्छा। ये आपके घर का पिछला हिस्सा है जहाँ पे आपकी एंट्री होगी और वहाँ पे आपने ये चीज़ें रखी होंगी वहाँ पे। ठीक है, आपके घर का अगला रास्ता 5वां घर है। चार, देखो एंट्री कहाँ से करते हैं हम, तीसरे घर से। हम्म। और हाँ, बहुत सारे घर होते हैं ना, टू साइड ओपन हाँ होते हैं, जी। 4 साइड ओपन होते हैं, हम्म। ये आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी कैसे देखोगे आप। तो जब केतु थर्ड हाउस में होगा तो गणेश जी की, लॉर्ड बुद्धा की, किसी साधु संत फकीर की आपने फोटो बाहर रखी होती है। तो ये वो निशानी है पर्टिकुलर। अब अगर केतु चौथे घर में है, तो चौथे घर में केतु का कहा गया है कि ऐसा तो घर ही खाली होगा, ऐसा तो घर ही कुआं है, अच्छा। ऐसा तो घर ही कुआं है, तो घर में ही कुआं मिलेगा आपको। तो मैम अब घर आजकल में तो ये घर आपको खाली मिलेगा, ये घर में कोई रहता नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, या मतलब रहने आप वाले जो लोगों की छोड़ के चले संख्या। गए हो या फिर आप वहाँ पे कभी कभार आते हो, वो घर में आप रहते ही नहीं। अच्छा, क्योंकि केतु जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे सारा ब्लैंक हो जाती है, चीज़ें खाली हो जाती है, इसीलिए इसको पिट के साथ, गड्ढे के साथ जोड़ा जाता है, डिटैच कर देते हैं उस जगह डिटैच से। कर देते हैं। ठीक है, अब यही केतु आपका 5वें घर में आ गया, जी। तो अब ये आपके जस्ट जैसे घर से बाहर निकलते हैं आप, वहाँ पे आपको कोई ना कोई जो भी 5वें घर की चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए जुपिटर किसी का 5वें घर में है, अब जुपिटर तीसरे घर में है तो घर के पीछे, जुपिटर आपका 5वें घर में है तो घर के आगे क्या मिलेगा, मंदिर मिलेगा। धार्मिक आपने फोटोएं या गुरु की फोटो या कोई भी आपने धार्मिक सिंबल जो है वो लगा के रखा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हो। तो मैम मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी, आपने कहा गणेश जी रख देते हैं, तो मैम ये बहुत कहा जाता है कि गणेश जी की फ़ोटो बाहर नहीं लगानी चाहिए घर के बाहर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, गणेश जी को बाहर लगाने का रिवाज आया कहाँ से, लोग उस पे नहीं जाते ना, लोग ऊट पटांग हरकत करने में 1 सेकंड लगाते हैं। गणेश जी को गणेश जी को माँ पार्वती ने नहाते समय अपनी रक्षा के लिए खड़ा किया था, इतनी ही बात है। हाँ जी। लेकिन उन्होंने ये कहाँ पे लिखा है कि घर से बाहर खड़ा किया था, कहीं नहीं लिखा हुआ ना, रक्षा के लिए खड़ा किया था। अब लोगों ने इसका क्या कर दिया कि कहते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ बना दिया, उसको उठा के ही गणेश जी को बाहर रख दिया।
आपको पता है जितनी भी देवी साधनाएं होती हैं, जितनी भी महासाधनाएं होती हैं, जितनी भी हमारे दैवीय जो सात्विक भी रिचुअल्स जो होते हैं, सब में गणेश जी का पूजन सबसे सर्वप्रथम कहा जाता है जी। कि पहले गणेश सिद्धि होनी चाहिए, पहले गणेश जी का आह्वान होना चाहिए। जिस देवता का आह्वान सबसे पहले रखते हो, आप उसको अपने गेट पे कैसे टांग सकते हो, पहली बात। अब आपका जैसे कई लोग कहेंगे आप उसका मुंह अंदर की साइड कर दें, आप मुंह अंदर कर लो, आप मुंह बाहर कर लो। वैसे भी मेरा ये मानना है कि रेणु जी कभी भी एक गणेश जी हो गए, एक हमारे कोई भी देवी देवता की फोटो हो गई, एक कोई भी हमारा मंदिर हो गया, ये दीवारों पे लटका हुआ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब घर के अंदर भी मंदिर दीवारों पे नहीं दीवारों पे होना लटका चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको कोई टिका के रखना चाहिए। आप खुद सोचिए, दुनिया के अरबों मंदिर है, जी, कहीं पे है हवा में लटका हुआ मंदिर? बिल्कुल। सबकी एक शिला जो है वो उस पे स्थापित किया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। एटलीस्ट आप उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते तो उसको ज़मीन पे कम से कम 3 फीट की ऊंचाई पे उसको रखिए। अच्छा, ठीक है, तो वो जो लॉजिक, आप मंदिरों में जाइए, जाके आप देखिए तो सही, क्या कहीं पे आपको मंदिर दिख रहा है? मंदिरों में मूर्ति नीचे दिख रही है आपको कहीं पे? सबका एक प्रॉपर जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड एक मेंटेन है जो वास्तु के हिसाब से, कि कम से कम 3 फीट तो ऊपर मंदिर होना ही चाहिए। वहां रखिए जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, उस स्टैंड के ऊपर रख लो, टेबल के ऊपर रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मंदिर या ये जो चीजें हम घर के बाहर लटकाते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। वही, क्योंकि मैम बड़ा लोगों में चलन है, कुछ साथ स्वास्तिक वगैरह लगा देंगे, ओम लगा देंगे, वो चलता है चलो मेरे वो ख्याल एक सिंबल्स है, हाँ, वो सिंबल्स है, वो से। एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं। जी, लेकिन ये तो हमारे साक्षात देवता है ना। कि आपने भगवान को बाहर घर के स्थापित कर आप रखा है। अपने बच्चे की फोटो लगा सकते हो बाहर। बिल्कुल। अगर मैं सीधा सीधा यहाँ कहूँ तो भगवान गणेश जी भगवान शिव के सर्वप्रिय पुत्र थे, ठीक है। आप अपने बच्चे की फोटो लगा सकते हो, तो मुझे बताओ, जहां आप अपने बच्चे की फोटो नहीं लगा सकते एंट्री पे, आप कैसे किसी देवी देवता की लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। तो मेरे ख्याल से मैम लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि गणेश जी या कोई भी देवी देवता जो है, उनकी फोटो आपको घर के बाहर नहीं स्थापित करनी होती है। बिल्कुल सिंबल्स आप जो मर्जी यूज करिए, दैट्स ओके। मैम, जो आपने अभी ग्रहों की निशानियां थोड़ी बताई मेरे को कि इस तरह से होता है, तो क्या इनका कोई बेस है, कोई आधार होता है लाल किताब में? देखिए, सबसे ज़्यादा लाल किताब फेमस ही 2 चीज़ों के लिए है आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक तो उपाय और दूसरा इसकी निशानियाँ। जी, ये पढ़ लो और सामने वाले को इम्प्रेस कर दो कि भाई तेरे घर के बाहर तो ये चीज़ पड़ी है, ठीक है। जैसे केतु के लिए बोला गया कि अष्टम में है या फिर लगन में है, तो लगन में केतु के लिए बोला गया कि ये व्यक्ति का जन्म अपने नानके परिवार में हुआ होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी होता है। लेकिन निशानियों का मतलब ये नहीं है कि वो कोई चमत्कारिक वस्तु है या चमत्कारिक कोई चीज़ें हैं जिनसे कि आप सामने वाले को वो कर लो। वो पंडित जी ने दी थी सिर्फ रेक्टिफिकेशन के लिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए दी गई। जी जी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपने लाल किताब के हिसाब से देखना, ठीक है। अब राहु है आपका 7वें घर में या 8वें घर में, राहु 8वां घर ससुराल का है, हाँ जी। तो राहु वहां पे बैठा हुआ है, निशानी क्या दे रहा है? जैसे ही तुम्हारी शादी होगी आपके ससुराल बर्बाद हो जाएगा, ये निशानी दी गई है उसकी। लेकिन ये सब पे फिट नहीं ना बैठ रही। अब राहु को अगर किसी और प्लैनेट ने एस्पेक्ट कर लिया, अब वो बर्बाद कैसे होगा ये बताओ। अब वो अगर ये व्यक्ति किसी से पार्टनरशिप कर ले तो ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस करेगा, ये अपनी परंपराओं को ख़त्म कर देगा, जो भी ट्रेडिशन इसके फादर के होंगे ये उसको ख़त्म करेगा। मतलब ससुराल के या ससुराल के भी, और अपनी अपनी लाइफ में भी जो ये मतलब जो चीज़ें इवेंट जो बैड फील करेगा, फेस करेगा, वो इसलिए करेगा कि कहीं ना कहीं उसने अपने ट्रेडिशन को छोड़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अचानक से किसी की मौत हुई है भाई, अचानक से किसी की जलने से, कटने से, या जैसे कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट पे अकाल मृत्यु जैसे कि हो जाती है। जब राहु 8वें घर में होता है तो पिता बहुत बारी ऐसे अचानक से चले जाते हैं, छोटी उम्र में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी कर सकता है। आपको कारक तत्व पता होने चाहिए। रेणु जी खुद अपनी बुक छाप सकती है, मैं भी छाप सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। निशानियों के ऊपर कुछ नहीं है। कारक तत्व पंडित जी ने रेक्टिफिकेशन के लिए दिया कि बेटा लगन तेरा सही है ना,
और जुपिटर तू बैठा है लगन में लेकर, तो तेरे बात मतलब माथे के बाल उड़ने चाहिए। अच्छा। अगर वो नहीं उड़ रहे और वो बंदा माथा छोटा लेकर बैठा है, उस लगन है ही नहीं उसका। अब वो इसी तरीके से वो उसको हिलाते थे कि माथा छोटा, फिर या तो 12वें घर का लगन और बन रहा होगा या तो सेकंड हाउस का बन रहा होगा। माथा छोटा कौन से प्लैनेट देते, वो केतु देता है। मतलब कि आपका तो पूरे 6 घंटे ही टाइम हिला हुआ है, जहाँ राहु आ रहा है वहाँ केतु आएगा, जहाँ केतु आएगा राहु आएगा। तो ये सब रेक्टिफिकेशन जैसे कि हम केपी में करते हैं, वहाँ पे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन और तरीके से करते हैं। तो बेसिकली ये कोई चमत्कारिक शिक्षा नहीं दी गई है जिसको आपने लोगों को इम्प्रेस करना है कि भाई हमारा क्लाइंटेज बढ़ जाए। और हम क्या जादूगर हैं? हमको जादूगर तो नहीं है पहली बात। अब ये निशानियां बता के आप क्या जादूगरी करोगे दूसरों के ऊपर? एक बार इम्प्रेस कर लोगे, 4 बारी कर लोगे, 10 बारी कर लोगे, लेकिन एट दी एंड आपको कारक तत्व तो समझना पड़ेगा, वो सब पे नहीं लगेगी निशानी। तो मतलब मैम बीटीआर का मतलब है कि अगर किसी के पास अपनी कुंडली का सही डिटेल्स नहीं है तो वो लाल किताब में वो पावर है कि वो आपकी जो भी आपका लगन बन कुंडली रहा है है, उसके आसपास के ग्रह देखिए, आपके आसपास वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राहु दूसरे घर में, आप लेकर बैठे हो, कोई भी लगन लेकर बैठे हो, राहु दूसरे घर में आ गया, तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि ऐसा कहा गया है कि साल के मतलब जन्म के लगभग 1 से 2 साल से पहले इनके घर में कोई डेथ हुई होगी। अच्छा। हाँ, किसी की मृत्यु हुई होगी इनके घर में साल से 1-2 साल के बीच में। अब आप सामने वाले को पूछ लो कि अगर हुई है तो भाई राहु 2 का ही काम कर रहा है, नहीं हुई है तो वो राहु वहाँ का काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला नानके का बर्थ हुआ जी केतु से लगन में, तो बहुत सारे लोगों का मैंने पूछा नानको का ही है उनका, तो इसका मतलब लगन ठीक है उनका। तो उनके पास कैलकुलेशन, उन्होंने कैलकुलेशन का तो काम ही खत्म कर दिया ना। उन्होंने बोला क्या है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, है ना, सिर्फ उसने लगन कालपुरुष कुंडली को मानकर ग्रहों के अनुसार ही सारी सारी चीजें वेरीफाई की हैं कि ये ग्रह होगा यहाँ पे तो ये होगा तो ऐसे ही होगा। अगर वो नहीं हो रहा तो कुंडली खराब, कुंडली गलत है आपकी। अच्छा। उनकी प्रेडिक्शन में कोई कमी नहीं है, हमारी ही कुंडली गलत है, हम ही गलत लेकर चल रहे हैं। बीसीबी को, बीएनएन को और लाल किताब को मैंने सिमिलर ही पाया है। उसमें भी सारी बातें एजिस से होती है, इस साल में ये होगा, इस साल में ये होगा, इस महीने ये होगा। सेम पंडित जी ने भी यहाँ पे वही चीज़ें बताई हैं कि इस साल में होगा, इस उम्र में होगा, ऐसे होगा। अच्छा, तो मैम क्या ग्रह ये भी बता देते हैं कि किस एज में वो एक्टिव हो रहे हैं और किस एज में कौन सा रिजल्ट देंगे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला कि बीएनएन का एक अपना कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपना एक एज साइकिल बनाया बीसीबी के थ्रू भृगु संहिता में। ऐसे ही पंडित जी ने लोगों को परेशान नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो सीधा सीधा ही बता देता हूँ, और उन्होंने कुछ छुपाया नहीं कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य है तो लगभग आपकी उम्र के 22 दिन के बाद जब कोई बच्चा सूर्य अच्छा लेकर पैदा होगा। अब यहाँ पे भी देखो आप बीटीआर है, उन्होंने हर चीज पे बीटीआर दी है। आप देखो कि उस बीटीआर को कैसे यूज करना चाहते हो। सूर्य एक्सॉल्ट लेकर पैदा हुआ बच्चा, ठीक है, आपको कुंडली में वो दिख रहा है एक्सॉल्ट है पहले घर में, अगर होगा तो 22 दिन के अंदर पिता की प्रमोशन होनी चाहिए। अच्छा, तभी कहते हैं कि इस बच्चे का आना शुभ रहा। हाँ, अच्छा। ठीक है, या 22 साल के बाद होगी, फिर 22 साल के बाद होगी। अच्छा। होगी, वो बच्चा है ही। तो अब जैसे कहा जाता है कि अगर बच्चा पैदा होता है, अब वो अगर सूर्य एक्सॉल्ट लेकर आ रहा है या उच्च का लेकर आ रहा है, तो उस बच्चा आते ही तो नहीं ना कमाना शुरू कर देगा। तो उसने सुख कहाँ से लेने हैं, तो पिता से लेगा। तो आते ही वो किसको देगा, पिता को, पिता से कराएगा। तो सारी चीजें अपने पास अरेंज कराएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा अगर उच्च का है, किसी का दूसरे घर में बैठा है, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने कि इनके माँ बाप इस बच्चे से पहले एक, जैसे कहते हैं ना, 1 BHK में रह रहे थे। अच्छा। अब दूसरे घर में एक्सॉल्ट होता है चंद्रमा, अगर ये पंडित जी ने बोला उच्च का है, तो इसके घर के बाद, इसके जन्म से पहले ही घर बन गए होंगे बड़े सारे, और बड़ा घर लेकर पैदा होगा ये, इसके आने से पहले ही गाड़ी आ जाएगी। अच्छा, इतना इफेक्ट डालते हैं, इतना इफेक्ट डालता है ये चीजें। और मैंने ये खुद देखा है कि मैंने वैदिक से भी देखा है, बीएनएन से भी देखा है, लाल किताब से तो सीधी ही वो, जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में एक वर्ड है कि डांग ही मार देती, मतलब कि एक सीधी लठ मार के ही बता दिया ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा। तो इसलिए लोग ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। बट आपको ये थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए कि वो हर किसी पे फिट नहीं बैठ रहा, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको देखा जा सकता है।
तो मैम जैसे आपने सूर्य की एज बताई 22 साल, तो क्या हर प्लेनेट की एक फिक्स एज होती होगी? तो बिल्कुल। थोड़ा सा आप इस पे रोशनी जैसे डालिए। मैंने आपको बताया कि सूर्य अच्छा है किसी का, तो 22वें साल में ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करके अफसर बन जाते हैं। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करेंगे और सीधा हाई पोस्ट पे जाएंगे। ठीक। अच्छा। चंद्रमा अगर अच्छा है, तो चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो इस व्यक्ति को 24वें साल में, अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु है तो 24वें साल में ये विदेश में चला जाएगा। ये अच्छा। कंफर्म है, बड़े चार्ट्स देखे हैं मैंने। तो ठीक है, तो मैम 24वां साल। जब राहु केतु चंद्र के संग आ जाएंगे तो वो तो चंद्र दोष बना दिया, फिर वो शुभ कैसे इसीलिए रहा? इसीलिए तो शुभ नहीं है ना। लेकिन अगर किसी विदेश जाने वाले बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है या अपने फ्यूचर के लिए जा रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन ग्रहण का चार्ट में बना हुआ है ना ऑलरेडी। तो वो अच्छा। फलित कब होगा? वो फलित होगा जाके 24वें साल। अच्छा। तो वो अच्छा। 23 कंप्लीट होते ही 24वें में वो बच्चा बाहर निकल जाएगा। घर अच्छा। से तो जाना ही है उसका, निश्चित है। अब ये ऑलरेडी उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जाएगा कब? तो लाल किताब ने हुए 24वें में जाएगा, अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु आए तो। राहु केतु शनि भी आ गए तो घर तो छोड़ेगा। अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि हम शुक्र की बात करें जी। शुक्र के लिए 25वां साल बताया गया है कि 25वें साल तक आप अपने लिए, अगर ये शुक्र पर बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, 12वें घर में है, अपनी राशि में है, ठीक है, तो आप 25वें साल में अपने लिए घर, गाड़ी, शादी, हर तरह की सुविधा आप अरेंज कर लोगे 25वें साल तक। और अगर ये खराब है तो 25वें में ही बिकेगा। अच्छा। ऐसा भी होगा। तो आप पर्टिकुलर उस एज में जो है कोई ना कोई बड़ा इवेंट होगा। ये बैड और गुड आपको ये बताता है कि वो शुक्र आपका अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें मैं कहूँगी सबको कि प्लस माइनस आप 2-4 महीने आगे पीछे ज़रूर लेकर चलिए। हाँ जी। क्योंकि किसी का बर्थ किसी महीने का, किसी का तो साइकिल कब कंप्लीट होगा वो हम यहाँ नहीं कर रहे। इसके बाद हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल जो है वो कहा गया 26 से 28 साल। तो मंगल अगर नेक है या बद है, जैसे 2 तरह के मंगल इसमें बताए गए, तो मंगल की उम्र आप एवरेज लगा लो 28 साल। तो जब मांगलिक के लिए आपने सुना होगा हमारी सोसाइटी में कि 28वें साल के बाद मंगल खत्म हो जाता है जी। तो खत्म कुछ नहीं होता। वो सिर्फ लाल किताब की ही प्रेडिक्शन की वजह से ये चीज़ कही जाती है कि 28वें के बाद 28वें साल में मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है रेणु जी, तो 28वें में जबरदस्त एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। जबरदस्त सर्जरी होने के चांसेस होते हैं। आपका आपके भाई के साथ कोई बड़ा डिस्प्यूट या भाई को बड़ी कष्ट पहुंचने वाला होता है 28वें साल में। ठीक है, तो ये आपका मंगल काम कैसे कर रहा है वो चीज़ डिपेंड करती है। उसके बाद आप प्लैनेट आ गया आपका बुध। बुध जो है वो बताता है 34 की एज में अपना इम्पैक्ट। 34 की एज में काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे मैंने कि जिन्होंने 34 तक बहुत बहुत तरक्की करी, लेकिन बुध जो है वो 8वें घर में था। जैसे ही 34वां साल लगा, उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर, उनका काम, एवरीथिंग ड्रॉप हुआ। अच्छा। सब कुछ ड्रॉप हुआ। ये अष्टम और 12 के बुध की बात है कि जिनका 8 और 12 में बुध होगा तो उनका ये एज 32-34 ईयर्स। अब इसके पीछे भी मैंने अभी जब बीसीबी सीखी है, काफ़ी साल से उसमें प्रैक्टिस की, तो मुझे समझ में आई क्यों बोला है इसमें 34-33, क्योंकि बीसीबी से वो एज आती है वहाँ पे, इसलिए बोला गया वहाँ पे। अच्छा। अब ये तभी मैंने बोला कि वो जो महान हस्ती थे हमारे रूपचंद जी, पता नहीं उनको कितने तरह की साइंसेस आती थी, पता नहीं वो कितना डिवाइन से जुड़े हुए थे कि एक की 4 लाइनें बना दी उन्होंने, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आप शनि की। शनि की एज 36 बताई गई कि शनि अगर अच्छा है तो 36 तक आपके सारे स्ट्रगल ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर ये शनि खराब है तो 36 में आके आपको एक बार जो है वो कहते हैं अर्श से फर्श पे लाके नीचे लाएगा। शनि खराब की सबसे मैंने देखा है ज़्यादातर लोग रेणु जी जो है इस एज में घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं ज़्यादातर लोगों की, और जैसे ही वो खरीदते हैं 36वें साल में, वैसे ही उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता। तो मैं हमेशा कहती हूँ शनि खराब है तो शनि की एज तो छोड़ दो कम से कम, 36वें में तो मत लो, थोड़ा ड्रॉप होने दो। वो टाइम कौन सा होता है आपकी लाइफ का पता है? प्रैक्टिकल अगर चले हम, वो पर्टिकुलर टाइम अगर मैं देखूँ तो वो आपकी करियर का पीक होता है। 36 ईयर्स। आप उस समय कोई गलती नहीं बिल्कुल भी कर सकते।
और अगर आपने उस समय कोई ऐसी गलती कर दी कि अपने ऊपर ओवरबर्डन करके लोन ले लिया, बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी महंगी गाड़ी ले ली और शनि आपका खराब बैठा है, तो आप गए, सब कुछ ही गया फिर साथ में। राहु 42 की एज को रेफर करता है कि अच्छा। राहु 42 में आकर आपकी लाइफ में एक बड़ा सडन चेंज करेगा। जैसे आपकी गाड़ी अभी तक टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी जिगजैग में, आपको नहीं समझ में आ रहा था ज़िंदगी चल क्या रही, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट राहु की एज में आके 42 में ऐसा आएगा, उसके बाद सारा स्मूथ। राहु के लिए मैम कहा जाता है कि राहु राजा से रंक भी बना देता है और रंक से राजा भी। बिल्कुल बनाते हैं, वो एज पर योर कुंडली के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब जब किसी की लाइफ स्मूथ होनी, अगर राहु ने छोड़ना है या राहु का आपको भुगतान 42 तक तो करना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। अच्छा। अच्छा है तो भी आपको 42 तक इतना कुछ दे देगा ना कि आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और अगर बुरा है तो भी आपको इतना कुछ ले लेगा कि उसके बाद आपको नई स्टार्ट लेनी पड़ती है, तो मतलब नया सब कुछ 42 के बाद अगर 42 राहु के बाद। खराब है तो वो अच्छे फिर रिजल्ट आने लगते हैं। बिल्कुल, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट देगा। अच्छा। क्योंकि आप खुद सोचो कि 42 तक बंदा कितना कुछ सीख चुका होता है, बिल्कुल। तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कहते हैं टर्निंग पॉइंट आता है एकदम से, जॉब छोड़ के अब मैं अपना काम करूँगा, या अपना काम छोड़ के अब मैं काम ही अब दूसरों की, जैसे एकदम से इंजीनियरिंग कर रहे थे अब हम ज्योतिष करेंगे, ज्योतिष कर रहे तो ये कर रहे, तो बिल्कुल ही उल्टा 360 पे चले जाते हैं। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट लास्ट हमारा है केतु जी। केतु की जो उम्र है वो 48 साल बोला गया। इसको भी मैंने कल बीसीपी से ही कनेक्ट किया है कि बीसीपी के अकॉर्डिंग भी जो 48 साल है वो 12वां घर आता है। 48वें साल में बीसीपी भृगु चक्र पद्धति में 12वां घर एक्टिवेट होता है। इसमें भी केतु के साथ 48 की उम्र बताई। अच्छा। लेकिन एक चीज उन्होंने बताई कि राहु और केतु को अगर एक साथ ही लेकर चलते हैं हम लोग, हमेशा एक 180 पे ही काम करते हैं। हाँ जी। इन दोनों को मिला के कहा गया कि अगर ये राहु खराब है तो नेचुरल है सामने 180 पे केतु भी खराब होगा। भाई अगर राहु नीच का है 9 नंबर में आ रहा है तो केतु भी तो 3 पे चला गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों की बराबर चलेगी, वहाँ वो अपनी नीचता फैलाएंगे, उधर वो। तो जब दोनों को मिलाकर उन्होंने बोला कि 45 की एज तक दोनों को मिलाकर आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम होगी। इन दोनों प्लैनेटों ने जो कहर मचाना होगा वो 45 के बाद नहीं मचा पाएंगे। लेकिन अकेला केतु जो है वो 48 की एज में आपको साधना, ज्ञान और एक्चुअल विजडम इनर कोर के साथ आपको मिलाता है कि असल में आपकी इस लाइफ की जर्नी जो है वो क्या है। ठीक है, एक प्लैनेट छूट गया है जिसके बारे में फिर मैं ना ज़्यादातर, आप रेणु जी नहीं सोचोगे कि मैं अपने भी चैनल पे काम कर रही होती हूँ तो ये छूट जाता है। गुरु महाराज मेरे हमेशा बार बार छूट बार मेरे जाते हैं। दिमाग में आ रहा था, फिर मैं रिकॉल कर रही थी, बता तो नहीं दिया कहीं आपने गुरु? नहीं, वो बाद में मुझे क्वेश्चन हमेशा कमेंट आता है, अब आप हमेशा गुरु को क्यों बोलते? आज मैं गुरु को नहीं भूली, मुझे याद आ गया। गुरु की एज जो है वो 16 साल है जी। तो 16वें साल जो है वो एक इंसान के लिए बहुत नाजुक उम्र होती है। जितनी भी हमने अपनी बचपन में चीज़ें सीखी होती हैं ना, उसका असर 16 साल में दिखता है। एक बच्चे की परवरिश अगर अच्छी हुई है 15 साल तक या 14 साल तक, टीनेजर तक, तो वो उसके बाद बहुत अलग लेवल की अपनी पाथ जो है वो क्लियर करता है। तो 16वें साल में कहा गया कि एक अच्छा लाइफ में आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स ऐसे लोगों को मिलती है जब ये एक बच्चा छोटा है। तो जैसे मैंने बार बार बोला कि आप किसका चार्ट देख रहे हो, बच्चे का देख रहे हो तो वो इम्पैक्ट किस पे आएगा? माता पिता को स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। वो जब वो बच्चा खुद इस काबिल हो जाएगा तो खुद झेलेगा सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह हम एज से भी बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैम जैसे अभी आपने बताया कि राहु और केतु ये मिलके काम करते हैं, तो क्या शनि भी इनके साथ ही भी ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु शनि ये तीनों एक साथ काम करते हैं? क्या ये मिलकर के खराब इफेक्ट ही देते हैं या किस तरह से ये काम ऐसा करते नहीं हैं? है बिल्कुल भी। असल में शनि को जो है वो सांप का उदाहरण दिया गया है लाल किताब में जी। तो कहा गया है कि सांप का जो मुंह होता है, यानी कि जो सर होता है वो राहु है एंड उसका धड़ जो है वो सारा केतु है। लेकिन अगर आप ध्यान से कभी देखो तो कहा गया है कि राहु और केतु मिलकर असल में शनि जैसा बिहेव ही करते हैं। तो दोनों जो मिल जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट, तो मैंने जैसे पढ़ा इस बुक में कि राहु जो है वो खबर ला के देता है। जहाँ बैठे होते हैं राहु, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से खबर ला के देता है। ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंट जो करना है वो केतु ने करना।
अच्छा। कि आपका इन्फॉर्मर कौन है, वो राहु है। कि आपने क्या किया, कहाँ चोरी की, कहाँ बेईमानी की, वो राहु आपको बताएगा। लेकिन उसकी जो सजा है ना वो केतु देगा। लेकिन ये दोनों सजा देंगे किसके थ्रू? वो शनि के वो अच्छा, शनि तभी के थ्रू देंगे। शनि को कर्मा यस। तो कहा जाता है। ये दोनों कहा गया है कि वकील है, ये अच्छा। शनि के वकील है दोनों। तो ये दोनों इन्फॉर्मर है एक तरह के। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो राहु और केतु हमारा डीएनए सिस्टम है। असल में हमारा डीएनए सिस्टम है, वो डीएनए सिस्टम है जो माता और पिता दोनों से मिला है। तो दोनों की तरफ से अगर कोई पारिवारिक गड़बड़ आई है तो वो शनि आपको इस जन्म में आपके कर्मा के थ्रू सामने ला के देगा। वाह मैम, बहुत खूबसूरती से आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया। मतलब मैंने कभी इतने उससे नहीं सुना इसको गहराई से। क्योंकि राहु केतु को हम ज्यादातर दादके और केतु को नानके के साथ जोड़ देते हैं ना। एक्चुअल में इसकी परिभाषा तो यही है कि जो आपके दो डीएनए सिस्टम जो आपके अंदर चल रहे हैं वो एक्चुअल में राहु केतु है, जिससे सबसे ज्यादा पंडित कमाते हैं। हाँ बिल्कुल। राहु केतु शनि इन्हीं से डरा करके लोग हाँ, कमा रहे होते हैं। बिल्कुल। मैम, कुंडली के क्या दो सबसे रहस्यमयी ग्रह ऐसे हैं जो लाइफ को बदल देते हैं? किन ग्रहों को आप कहेंगे कि दो रहस्यमयी ग्रह ऐसे जो लाइफ चेंजिंग? अगर लाइफ चेंजिंग की बात करेंगे तो पहली बात तो मैं सबसे पहले राहु को ही लूंगी, क्योंकि ये राहु और केतु दोनों इतने मिस्टीरियस कहे जाते हैं। अब ये मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि आपके खून के अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर जो डीएनए चल रहा है, आप उसका पता कैसे लगाओगे जब तक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक उसका बिहेवियर बच्चे का सामने नहीं आएगा। जैसे आपका बच्चा है, मान लो कि आप कह रहे हो कि ये मेरा बेटा है या मैं कह रही हूँ मेरा बेटा, वो प्रूव कैसे होगा? वो प्रूव होगा, वो शक्ल आप जैसी लेकर आएगा, अक्ल आप जैसी लेकर आएगा, ठीक है, गुण आप जैसे लेकर आते हैं। तो डे 1 से हम कहते हैं ये मेरे पे गया, ये पापा पे गया, ये दादा पे गया, यही होता है। हाँ जी। तो लेकिन होता क्या है कि ये तो एक फिजिकल आपको फीचर्स दे रहे हैं डीएनए, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आता है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि या तो किसी ब्लेसिंग से मिलेगी या किसी कार्मिक डेस्टिनी की वजह से, पाप की वजह से वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे राहु किसी की कुंडली में है, उस भाव में उस व्यक्ति को तब तक भ्रम रहता है, तब तक भ्रम रहता है जब तक उसको कोई गाइड नहीं मिलता उस भाव में पर्टिकुलर। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के राहु पहले घर में है, तो भ्रम उसको क्या है कि मैं जैसा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति कोई पैदा नहीं हो सकता। अच्छा। मेरे जैसा कोई नहीं पैदा होगा। जितना अच्छा मैं सोच सकता हूँ, जितना अच्छा प्लानर मैं हूँ, उतना बड़ा कोई नहीं। जितना बड़ा मैं चालाक हूँ ना, उतना बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये उसका तभी तक है जब तक उसको कोई गुरु नहीं मिलता। उससे पहले ये राहु उसको गैंगस्टर भी बना सकता है, उसको मिसलीड करके कहीं और भी ले जा सकता है। तो राहु के अंदर जो मिस्टीरियस क्वालिटी है वो है इसकी असल में गलतफहमी, इसलिए इनको मिस्टीरियस कहा गया है। केतु को भी सेम कहा गया है कि राहु जहाँ होते हैं वहाँ पे उसको लेना आना है, लेना ही होता है, मतलब चाहिए चीज़ें कि मेरे को चाहिए। लेकिन केतु जहाँ पे होते हैं वहाँ वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। अब ये जो आपके अंदर की मेन डिज़ायर्स है वो कहाँ से देखते हो? वो राहु से ही देखते हो। ये कहाँ से आ रही है? वो हमारे डीएनए से आ रही है। अब राहु अगर परदादाओं में से है, आपका लगन में राहु बैठा है, तो आप ज़्यादा कॉन्शियस अपने परदादाओं की तरफ से होंगे। कोई ऐसा हो सकता है गुण आप लेकर पैदा हुए जो आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को चलाओ, ठीक है। केतु है तो आप हो सकता है नान के परिवार की कोई बड़ी प्रवृत्ति लेकर आओ, उनकी कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना कईयों के नाना या नानी बख्श थी उनके घर में, तो ये बच्चे को भी आगे आ गई। तो ये दोनों इतनी ज़्यादा आपके लाइफ में वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आने देते, जिस भी भाव में बैठे होते हैं क्लैरिटी नहीं आने देते, और इसीलिए इनको मोस्ट मिस्टीरियस हम लोग कह देते हैं। मैम, क्या लाल किताब जो है वो अपनी रेमेडीज के लिए जानी जाती है, तो क्या लाल किताब के उपाय किसी की भी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं, या ये सिर्फ टोटके की तरह ही हम इनको लें? नहीं, ऐसा नहीं है, टोटके तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने खुद बहुत रेमेडीज़ करी हैं एंड ये नहीं कहूँगी कि सारी सफल रही। बहुत सारे क्लाइंट्स को भी दी तो उनकी भी सारी सफल रही, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको रेमेडी कब दी गई, और या आपको ज़रूरत भी थी उस रेमेडी के नहीं, कि सिर्फ इसलिए दे दी कि वर्षफल में वो प्लैनेट आपका वहाँ पे आया था तो आपको रेमेडी करनी ही है। पहली बात तो ये कि टोटके में और उपाय में बहुत बड़ा अंतर है।
हमारे जितने भी आयुर्वेदा के शास्त्र हैं उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें नेचुरल घर में जो होती हैं उनकी चीज़ों की फॉर्मेशन बताई गई बनाने की, कि आप ये घोल के लगा लोगे, सर में हल्दी और चंदन का लेप सर पे लगा, यहाँ माथे पे लगा लोगे तो आपका बुखार उतर जाएगा और आपका सर दर्द जो है ठीक हो जाएगा। अब इसको क्या बोलोगे, उपाय बोलोगे या टोटका बोलोगे? ये प्रॉपर उपाय है, प्रॉपर अच्छा। रेमेडी है ये। आपने उसको कैसे यूज़ किया, आप डेली लगा रहे हो तो वो एक टोटका ही लगेगा आपको, डेली लगा रहे हो। अगर आप बीमार हो उस समय आपने हल्दी चंदन का लेप लगा लिया तो वो आपके लिए मास्टर टूल बन जाएगा, हाँ, रेमेडी बन जाएगा, तब वो रेमेडी की तरह काम करेगा। यस। तो हम लाल किताब के जितने भी उपाय हैं उनको ज़्यादातर हम एज पर टोटके ही कहते हैं, लेकिन वो टोटके नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत सॉलिड रेमेडीज़ है। जैसे इसमें एक उपाय बताया गया है कि शनि अगर चौथे घर में है तो कहते हैं कि शराब जो है वो आप थोड़े से ड्रॉप्स जो है वो जल में प्रवाहित कर दो। बट मेरा मानना है कि ऐसे आप जब की बात कर रहे हो 70-80 साल पहले की, नदियाँ भी सही थी, लोग भी सही थी, नीयत भी सही थी, एनवायरनमेंट भी ठीक था। आज हम उस चीज़ को ऐसे नहीं रेमेडीज़ को करवा सकते। आपको लाल किताब की रेमेडीज़ आज मॉडिफाई करनी पड़ेगी। आज हम कोयला प्रवाहित नहीं कर सकते। आज हमारी प्रकृति का सर्वनाश है, उस समय नहीं था, लोग बहुत जागरूक थे। कोयला आपको पता है किस चीज़ का कारक है? कार्बन का कारक। फिल्टर में क्या डला होता है? कार्बन डला होता है। तो कार्बन क्यों डला हुआ है उसमें फिल्टर में? इसलिए डाला गया है क्योंकि वो पानी फिल्टर करता है और उसकी जो भी न्यूट्रलाइज करके उसकी क्वालिटीज़ को आगे इम्प्रूव करके देता। बिना कार्बन के फिल्टर नहीं बन सकता जी। वही चीज़ पंडित जी ने बोला था कि आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ है तो कोयला आप थोड़ा सा लो, 2 मुट्ठी ले लो, 800 ग्राम ले लो, 8 किलो ले लो, एज पर योर वो ले लो। रेमेडी कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आपको अपने वेट के बराबर ही प्रवाहित करना है, लेकिन आप ये तो देखो कि आज हम किस स्थिति में बैठे हैं। तो ज्योतिष का पहला नियम है देश काल पात्र, कि आप कहाँ रेमेडी बैठ कर रहे हो। आज अगर हम विदेश में रेमेडी दे दें तो वो लोग तो अंदर हो जाएंगे 1 मिनट में। आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, आप उसकी जगह कुछ और कराइए जो आज की नीड है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, शनि अगर आपका या राहु अगर अष्टम में है तो ऐसे लोगों को उस समय बोला गया था आप उड़द पे तेल लगा के जो है 8 किलो मंदिर में दे दो। मेरा ये मानना है कि ऐसा करो, किसी गरीब को पकड़ो, उसको पूछो तेरी क्या नीड है, बिल्कुल, किस तकलीफ से निकल रहा है तू, राशन नहीं है, क्या चीज़ नहीं। अब जैसे तेल का ही दान कर रहे हैं, भाई तेल पता लगे उसके घर में 10 लीटर तेल पड़ा है, तुम और तेल दिए जा रहे हो हर शनिवार को। उसको पूछ लो ना सामने वाले को, थोड़ा सा तुम पढ़ लिख गए हो, अब तो थोड़ा दिमाग लगा लो, उस बंदे को बिठाओ सामने। एक रिक्शे वाले के पास बैठ, आप जा रहे हो डेली, आप डेली का बना लो। आपको शनि की रेमेडी सबसे अच्छी बता रही, जो मैंने हमेशा ज़िंदगी में की है, मैं सबको बोलती हूँ ये करना चाहिए, प्रैक्टिकल है। आप रिक्शे वाले के बैठते हो ना, कभी एक तो आर्ग्यूमेंट मत करिए रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ड्राइवर, ये सब का स्टैंडर्ड, जिन भी लोगों का स्टैंडर्ड आपसे नीचे है, एक दर्जा नीचे है, चाहे वो आपके कुलीग है, चाहे आपके मेड है, उन लोगों से कभी पैसे को लेकर आर्ग्यूमेंट मत करिए और उनको सरप्राइज गिफ्ट करिए। अब मैम देखिए, आजकल होता क्या है कि लोग ना सब्जी वालों से, जैसे ठेले पे आते हैं सब्जी बेचने या कहीं मंडी लगती है, वहां जाकर के तो बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन जब वही सुपरमार्केट में जाकर के, मॉल में जाकर के परचेस करते तो कोई वहां बार्गेनिंग का तो मतलब ही फिर नहीं है। मैंने इसीलिए बोला ना कि मॉल थे क्या पहले? हाँ, पहले मॉल नहीं थे, दुकानें थी इतनी, बड़े स्टोर थे, ऑनलाइन ब्लिंकिट था नहीं था। तो फिर अब आज कैसे आप कोयला प्रवाहित कर सकते हो? आज नहीं कर सकते हम। आज हम लेड प्रवाहित कर देंगे। अगर कहा गया कि अगर राहु 8 में है तो 8 किलो के टुकड़े 1-1 किलो करके आप जल प्रवाहित कर दो। आपको पता है लेड सबसे खतरनाक पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, और उसको रेणु जी पानी में पिघलने को या उसको मेल्ट होने को पता नहीं कई 100 साल लग जाएंगे। आपने कहा क्या मतलब उस चीज को कर दिया है। मतलब आप गए तो थे रेमेडी करने, लेकिन आपने क्या कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए आपने लाइफ थ्रेटनिंग कर दिया। आपने तो बलि ली ना। हाँ, एक्चुअल में ये रेमेडीज जो है वही हो गई ना फिर आप। तो वो ठीक है, उस समय तालाब बहुत थे, नदियां बहुत थी, चलो कहीं पे कर भी दिया। या फिर मैं ये कहूँगी वो भी रेमेडीज जो ये वाली इतनी हार्श रेमेडीज है जो मैंने यूट्यूब पर देखी, इंस्टा पे देखी, ऐसे ही बके जा रहे हैं लोग। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे मेरा कई बार ये दिल करता कि मेरे को ज्योतिष छोड़ देनी चाहिए भाई। ज्योतिष छोड़ के सिर्फ मुझे एक रेमेडी का चैनल बनाना चाहिए जिसमें मिलियन व्यू आएंगे और जो क्लाइंटेज आएगी वो तो क्या ही कहना। सही बात। आप कुछ भी बोलोगे,
आप अपनी स्थिति नहीं देखोगे, हमारे दिल्ली की क्या है, हमारे भारत की स्थिति क्या है। आप रेमेडी वो कराइए ना जो प्रदेशों से आगे, एक गरीब का है, गांव में मकान नहीं बन रहा, आप मंगल की रेमेडी करने जा रहे हो, भाई उसको ईंटें दे दो 500 लेके। हम बिल्कुल। सारा चढ़ावा मंदिरों में दे रहे हैं। हम्म। गुरु की रेमेडी मंदिर में, गुरु की रेमेडी चलो मंदिर में, चलो मंदिर में। ओ भाई, मंदिर की जगह आप गुरु की रेमेडी और भी तरीकों से करा सकते हो। आप हवा के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ काम कर लीजिए, प्लांट्स लगवा दीजिए। बिल्कुल। तो मैं जब रेमेडी देती हूँ, मैं उसमें बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं नक्षत्र में बहुत काम करती हूँ। और मैंने हमेशा बोला, आपका जो भी नक्षत्र है उसके मरने से पहले ना 108 पेड़ लगा के जाना। बहुत खूब मैम, बहुत क्योंकि अच्छी आप आपकी आप सोच है। आप मरने से पहले लकड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को लकड़ी मिल जाए। मैंने इलेक्ट्रॉनिक नहीं जाना। मिलेगी कहाँ से? मिलेगी कहाँ से? वो तो हमारे पुरखे लगाते आ रहे थे। तो आज तो बड़ा गर्व कर दिया हम लोगों ने इस चीज बहुत का। बढ़िया बात मैम आपने ठीक कही है, तो आप पहले लगा लो। चलो एटलीस्ट आप अगर आज लकड़ी में फूक भी गए, हमने जाना तो वहीं पे है सबने, ठीक है, उसी शिव के धाम में ही जाना है सबने। लेकिन आप जा कैसे रहे हो? अगर इस प्रकृति को, प्रकृति है कौन? प्रकृति माँ पार्वती है। जा कहाँ रहे हो? शिव के पास। बख्शेगा वो तुम्हें? बात तो हम ये करते हैं कि भाई पता नहीं हम दुनिया में क्या ही किला फतह कर देंगे। और जब पावर आपके हाथ में आती है उस समय आपको लगता है मेरे से बड़ा कुछ नहीं। तो पावर तो सिकंदर के पास भी नहीं, भगवान राम के पास भी नहीं रही, भगवान कृष्ण के पास भी नहीं, पावर तो रहनी ही नहीं। तो हम मिनिमल इतना भी कर जाए ना, और अपने बच्चों को भी ये आगे सिखा के जाएं कि बेटा मरने से पहले ना 108 पेड़ लगा के जाना। आपके परिवार के 108 आम के पेड़ लगे हुए, जो कोई भी बैठेगा वहाँ जाके, वो आपको पता नहीं आप किस आत्मा में घूम रहे होगे, लेकिन आपने ना अपने सदियों सदियों के पाप धोके जा रहे हो। एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बचपन जहाँ निकला, जिस गाँव में, मतलब बचपन में हम जाते थे, वहाँ पे एक आम का बाग है। तो छोटे होते जब छुट्टियाँ जाती थी तो हम आम के बाग में जाते थे। तो वहाँ पे बड़े सारे पेड़ लगे हुए, तो सिंदूरी आम का पूरा बाग है, वो बहुत पसंद है। वो वहीं से आज भी मुझे सिंदूरी आम ही पसंद है। तो मैं जब भी सिंदूरी आम देखती हूँ मुझे वो बाग याद आ जाता है। आज भी वो वैसे ही खड़ा है। सोचो आप, आज भी ऐसे ही खड़ा है, कितने 100 साल वो वैसा ही खड़ा रहेगा। आप जाने से पहले अपने आप को सोचो, कुछ नहीं कर सकते हो तो आप जाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, साधनाएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर पहले माँ के पास कुछ करिए तो बाप आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो उसने भी जूता मार के ही भगाना है आपको। बिल्कुल सही बात। तो ठीक है। मैम आप रेमेडी की जैसे बात कर रही हैं, तो यहाँ मैं बहुत लोगों में ना ये सुनने में आया कि हमने ये रेमेडी कर ली, हमारा काम नहीं हुआ, काम नहीं। तो क्या ये रेमेडी काम करती हैं या क्या 100% है? रेनू जी, रेमेडीज बहुत काम करती। काम कब आती है? जैसे मैंने आपको बोला, रेगुलर चंदन का टीका लगा रहे हो, जी। नहीं फर्क पता लगेगा। मैंने खुद एक दिन, मेरी बहुत ज़्यादा नींद रात को डिस्टर्ब हो गई, ऐसी कई बार ओवर थिंकिंग या ज़्यादा देर पढ़ने से भी कुछ हो जाता है, नींद उड़ गई। तो मैं गई थी त्र्यंबकेश्वर लास्ट ईयर। वहाँ से मैं एक लेप लेकर आई थी सर पे लगाने के लिए, माथे पे लगाने के लिए। तो मैंने उस दिन पहली बारी उसको घोला, इतने टाइम से पड़ा था, और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उस दिन महसूस हुआ कि भाई ये कितनी पावरफुल चीज़ है। अच्छा। आपको जब भूख लगी है ना, उस समय रोटी का स्वाद आएगा। रेमेडी का भी सेम हाल है कि जब आपको ज़रूरत है उस समय करो। यदा कदा रोज जो टीका लगा रहे हैं ना माथे पे, आई लिटरली मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। लोग मुझे कहते हैं केसर का टीका लगा ले। हाँ, आपने कोई गुरु को वो किया हुआ है, ठीक है, आप किसी भी तरह से, आप किसी परंपरा से जुड़े, आप तिलक लगाओ। फीमेल के लिए बिंदी बहुत ज़रूरी है, आज्ञा चक्र है हमारा, है ना, इसको एक्टिवेट करना है। तो तिलक का भी परंपरा वहीं से आई है। लेकिन दिखावे के लिए आप रंग बिरंगे जो तिलक लगा के घूम रहे हो, या फिर आप, तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा। वो किस लिए लगाया जाता है, किसी को शायद आज तक इस चीज़ के पीछे नहीं साइंस में गए, वो इसलिए लगाया जाता है कि जो साधु संत सन्यासी होते हैं ना, पेशेंस बहुत चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, शांति चाहिए। ये चीज़ें लगाने से आपके अंदर कुदरती वो चीज़ें आती हैं, आप ठंडे हो जाते हो, आपके अंदर बहुत सहनशीलता आती है। कभी आप लगा के देखना। शायद इसीलिए लेडीज भी बिंदी लगाती हैं, क्योंकि लेडीज में सहनशीलता बहुत नहीं, जरूरी एक्टिवेशन है कि अच्छे और बुरे की एक्टिवेशन है, कि आपको समझ ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो आज आप कुछ नहीं करना चाहते हो, चलो मैं तो शुक्र मनाती हूँ प्रेमानंद जी का, शुक्र मनाती हूँ ऐसे संतों का जिन्होंने वापस से कुछ
फैमिलीज को ये इस तरफ लेकर आए जी। कि सिर्फ और सिर्फ हम दुनिया की तरफ भागे जा रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारे रिचुअल्स थे, कभी टाइम मिला तो हम बात करेंगे कि जो रिचुअल्स थे, पायल पहनना, कड़ा पहनना, बिंदी लगाना, क्लिप्स लगाना या कानों में पहनना, गले में पहनना, कमर में पहनना, भाई इनके पीछे 3600 मतलब प्रूव्ड साइंस काम करती हैं। वो हमने छोड़ी तो आज हम यहाँ पछता रहे हैं। ना मैरिज टिक रही है, ना शादी बिजनेस टिक रहे हैं, ना करियर, ना बच्चे हो रहे हैं, फैमिली में तालमेल खत्म है। ठीक है, तो रेमेडीज बिल्कुल 100% काम करती है, बस फर्क ये है कि उसको किया कब जा रहा है। तो मैम रेमेडीज को करने का कोई सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका है। जैसे कि आप अगर 43 डेज वाली रेमेडी कोई कर रहे हो, लंबी कर रहे हो, 21 दिन 43 डेज कुछ भी, तो कहा गया है लाल किताब में कि आपको रिक्ता तिथियां छोड़ देनी चाहिए। रिक्ता तिथियां 4, 9 और 14, यानी चतुर्थी, नवमी और चौदस, इनको छोड़ दो। इसके अलावा आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, कभी भी कर सकते हो। रेमेडीज लगातार सारी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक उपाय किया आपने एक दिन, तो बीच में एक वीक छोड़ दो कोई और चीज़ के लिए। ठीक है, ब्रेक करो उसको। अब लगातार ही करे जा रहे, लगातार ही करे, आज यहाँ मंदिर में जा रहे, कहाँ गुरुद्वारे में जा रहे, कहाँ ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आपको पता कैसे लगेगा कोई चीज़ काम कर रही है? भगवान ही कंफ्यूज हो जाएंगे। वो भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज कि मैं तो इतना दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, असर ही नहीं आ रहा। तो रेमेडीज करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि तब करिए जब आप चारों खाने चित्त हो जाए आपके, कि अब नहीं हो रहा कुछ भी। उससे पहले क्या करना है? सिर्फ कर्म करना। कहीं पे कर्म करके भी थक गए हो, तब आप रेमेडी की तरफ जाइए, फिर वो 100% काम करेगी। हम पहले बेस तो क्लियर कर देना। बेस किया नहीं, कर्म किया नहीं, बैठ गए घंटे बजाने के लिए, तो वहाँ नहीं बात बनती फिर ऐसे। तो मैम बहुत ही नॉलेजेबल आपके संग एपिसोड जा रहा है ये, और मेरे ख्याल से दर्शक भी ये सब महसूस कर रहे होंगे कि बहुत नई चीज़ें हमें मैम से जानने के लिए मिल रही हैं। मैम थोड़ी सी हम आज के टाइम की प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि शादी होने में दिक्कत है, बच्चे होने में दिक्कत है। इनफैक्ट मैरिज की स्टेबिलिटी के लिए तो चलिए हम बात करते हैं, बट मैरिजेस जो है ना वो बहुत लेट हो रही हैं, या कुछ रूटीन लोगों का ऐसा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है कि चाइल्ड बर्थ में बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। तो क्या इसके लिए लाल किताब में कोई मैंने भी रेमेडी है? बहुत बार ये बात की है, अपने चैनल्स पे भी बात की है कि आने वाले समय में ना रेणु जी, जो सबसे बड़ी समस्या आपको यूथ में दिखेगी वो प्रोजेनी की दिखेगी। बच्चे नहीं होंगे। बच्चे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज, प्रेशर खत्म हो गया माँ बाप का। ठीक है, परिवार एक्सपैंड करने का प्रेशर खत्म हो गया, अपनी मर्जी के मालिक हैं आज। दूसरी चीज़ कि आज करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई यूथ। बिल्कुल। आज इंसान जो, हम चाहे हमारे ही बच्चे हैं, चाहे कुछ भी आप देखोगे, आज इंसान को ना ऐसा लगने लगा है, ऐसे इंसान को लगने लगा है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो पहले मैं करियर कर लूँ, पहले घर बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, पहले करियर में इस्टेब्लिश हो जाए, बिजनेस खड़ा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, पहले मैं कर लूँ। और जब फिर वो चाहते हैं कि अब हम अपने घर में एक एंटर कराते हैं, एक बेबी को लेकर आते हैं, तो भाई ये आपकी मर्जी से नहीं चलती है कुदरत। ठीक है, तो गुरबानी में भी जगह जगह लिखा है, हर जगह लिखा है कि जब बच्चा पैदा होने से 9 महीने पहले ही ईश्वर उसका अरेंजमेंट आपके घर में कर देता है। जिस दिन वो कंसीव होता है उससे कई महीने क्या कई साल पहले ही आपके घर में सब कुछ दे दिया आपके लिए उसने। अच्छा। आप कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले? आप इवन कि हम सांस भी ले रहे हैं दोनों जन, हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। आप रोक के देख लो 2 मिनट सांस, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, आपको छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब हम सांस तो ले नहीं रहे अपने आप, और क्या कर लोगे तुम? तो भगवान भी जो है ना, अब उस तरीके के, मुझे लगता है कि मैंने जो फिलॉसफी अपनी लाइफ में देखी है कि ईश्वर भी ना 2 तरीके से काम करते हैं, जहाँ तक मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि एक तो वो बच्चे होते हैं जो बहुत चालाक बच्चे हैं, ठीक है, स्मार्ट है कि हम तो संभाल लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। एक बच्चा वो है जो ये कहता है कि भाई कर तो लूँगा पर तेरे को बताना पड़ेगा, कर तो लूँगा मैं बट तेरे को गाइड करना पड़ेगा। एक ईश्वर को इस तरीके से मानता है, एक कहता है कि कोई नहीं कर लूँगा मैं, ऐसा क्या, प्रैक्टिकल। एक तरफ है प्रैक्टिकल, एक तरफ है भाव। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, उनको ईश्वर क्या बोलते हैं कि ये मेरा बहुत सियाना बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है,
ये कर लेगा, तो इस पे टेंशन लेने की मेरे को जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं। तो वहां से ईश्वर कृपा हट गई आपकी। दूसरी तरफ के बच्चे जो हमारे जैसे हैं, जो मैंने अपना नेचर हमेशा रखा है कि मैं कर तो सब कुछ लूंगी, बट मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे आगे चले। मैं सिर्फ करूंगी, मेरे को इसके अलावा नहीं पता कि वो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना, वो तेरे को बताना पड़ेगा। एक वो लोग हैं, तो नेचुरल उनके अंदर भाव कैसा है, सीधा, तो वो सहज जिसको हम बोलते हैं। तो ईश्वर कहते हैं ये मेरा बच्चा बहुत बहुत सीधा है, इसको लोग बेवकूफ़ बना जाएंगे, तो इसका मुझे ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ईश्वर उन पे स्पेशल कृपा बरसाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चा है ना, उसमें चालाकी मत करो कि हम 10 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। अगर आप किसी तरह का कोई ऐसा जैसे बहुत सारे सिस्टम चले हुए हैं कि अभी नहीं करेंगे, आप कुछ भी आप प्रिकॉशन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ब्लॉकेज ही क्रिएट कर रहे हो। आप इस चीज़ को क्यों, नेचुरल भी लोगों के 2-2 4 साल बच्चे नहीं होते हैं। आप अपनी तरफ से ये वाला जो पंगा है, जो फर्स्ट चाइल्ड के लिए, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रही हूँ मैं, क्यों ऐसा आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो? तो ब्लॉकेज माँ बाप ने क्रिएट किया। तो इसलिए वहाँ पे बच्चा जो है आने वाले समय में, मेरे इतने चार्ट्स आ रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। अब वो 35-40 साल की उम्र में बच्चा चाह रहे हैं, तो अब IVF होगा या सरोगेसी होगी, या फिर तीसरा पार्ट है वो अडॉप्शन कर लो आप। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम उपाय बहुत अच्छा मैं आपको दे देती हूँ। बहुत सारी ऑडियंस बैठी होगी इस चीज़ के लिए कि उपाय क्या करें। उपाय के लिए बहुत ज़्यादा जो लाल किताब फेमस है, तो मैं आपको, जो मैंने करवाए बहुत लोगों को, बहुत फ़र्क पड़ा लोगों को। देखिए, पहले तो सहज भाव, पहले तो भाव लाइए अपने घर में। प्रैक्टिकल आपको एक चीज़ बता देते, बाकी लाल किताब की 2 बात करेंगे। प्रैक्टिकल क्या है कि बच्चों की चीज़ें क्या होती हैं? खिलौने। खिलौने। अपने आसपास खिलौने रखने शुरू करें। बच्चों के खिलौने, बच्चों की फ़ोटो, अपने अंदर ना भाव तो लेकर आइए। जब शादी को 10 साल हो जाते हैं ना, 5 साल हो जाते, भाव मर जाता है, ममता मर जाती है आपके अंदर की। तो उस ममता को पहले जगाइए आप। दूसरे के बच्चों को प्यार करिए। जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी ना, ऑटोमेटिकली आपके बिना किसी रेमेडी के ही सब कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर उपाय के तौर पर मैंने जैसे बहुत लोगों को दिया है कि जैसे अपनी रोटी आप खाते हो डेली, उसको उसी रोटी में से आप अगर 4 फुलके खा रहे हो, तो उसमें से 1 फुलका आपको जो है वो छोड़ना पड़ेगा। 1 फुलके के आप 3 टुकड़े करके, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए, पक्षी के लिए। अब यहाँ पे कौवे नहीं है, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, कोई बात नहीं। आपका काम है उसको जाके किसी खुली जगह पे, पार्क में या किसी जगह पे रखना। अब यहाँ भी बहुत सारे लोग हमारे बाहर से भी कई होते हैं, वो कहेंगे यहाँ तो रख ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप जो पंछियों का फूड है, पक्षियों का बर्ड फूड है, वो दे दो कहीं। तो वहाँ पे मैंने देखा बाहर की कंट्रीज़ में वो बर्ड हाउस लगे होते हैं, तो आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हो। जहाँ पे कोई ऐसा जगह हो जहाँ जानवरों की सेवा की जाती है, वहाँ दे दो कुछ ऐसा। तो हर जगह पे करनी चाहिए। आप 100% ये नहीं सोचिए कि ये चीज नहीं है तो हम कैसे करें, उसका रास्ता ढूंढो दूसरा। बिल्कुल रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। अब आप कर्म करने जा रहे हो जी, इलाज करवा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, अब आपको दैवीय कृपा कहाँ से मिलेगी? तो ईश्वर को ये पता लगना चाहिए ना कि आप मेरी तरफ खींच रहे हो, तो वो आपको कैसे समझेगा? तो वो प्रकृति के थ्रू समझता है कि ये मेरी प्रकृति के लिए, मेरी पत्नी के लिए। भगवान शिव की अगर बात करें तो प्रकृति उनकी पत्नी है, तो जब वो देखते हैं ना कि ये मेरी प्रकृति के लिए इतना कुछ कर रही है, तो मुझे देना पड़ेगा। और जहाँ माँ पार्वती जब उनके लिए कोई कुछ करता है ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके ऊपर कृपा आनी आनी। तो मैंने हमेशा जैसे बोला कि शादी नहीं हो रही, तुम लोग भाई शिव जी के पुजारी हो, कह रहे हो शादी नहीं होगी। शिव जी ने तो खुद नहीं शादी करवाई, वो तो खुद नहीं कर रहे थे। उनकी तपस्या करने के लिए माँ पार्वती ने क्या क्या किया है। लेकिन मैम फिर भी कहा जाता है कि 16 सोमवार रखो, शंकर जी के व्रत रखो तो शादी होगी। एक्चुअली शंकर जी की अकेली नहीं ना आराधना होती, माँ पार्वती भी तो साथ होती है, के साथ करी तो वो तो परिवार समेत है ना, शिव परिवार की पूरी होती है। लेकिन वहाँ पे जो मंत्र दिया जाता है वो माँ पार्वती का दिया जाता है जल्दी शादी के लिए। अच्छा। हाँ, तो माँ पार्वती का मंत्र है कि जैसे तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, मेरे को भी ऐसा मिले। तो वो व्यक्ति अगर सोमवार का व्रत रखते हुए 16 सोमवार का लगातार जो है वो माँ पार्वती का चैंट करता, 100% जैसा वो व्यक्ति चाहता है ना वैसा पार्टनर मिल जाता है उसको। बहुत लोगों का देखा है मैंने। बट आपको माँ पार्वती को साधना है,
शिव को नहीं साधना, वो शिव उनके पीछे साथ ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक रेमेडी है। और तीसरी चीज आप अगर करना चाहते हो तो जब बच्चा नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिकल डॉक्टर के पास तो जाना ही है, सब चीजें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप जितना हो सके अपने पितरों का सम्मान करिए। ठीक है, हर अमावस्या पे अपने पितरों के लिए अपने जो भी आपकी इनकम है उसका 2-3 पार्ट जो है उनकी एक बुगनी लगा लीजिए, एक पिगी बैंक लगा लीजिए और उनके लिए निकालना शुरू करिए कि कृपया हम पे जो है कोई कृपा आप करिए, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करिए, और हम आपको हमेशा इसी तरह से याद करके आपके नाम पे ये करते रहें। तो ये संकल्प करना पड़ेगा आपको। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि कई बार क्या है कि चाइल्ड बर्थ ना हम रोक रहे हैं, हम अपनी इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं, पर मैम कई बार ना मजबूरियां भी हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए किसी का अच्छा करियर में सेटल नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है, तो उस समय भी आदमी सोचता है ना कि पहले अगर हम किसी नए जीव नहीं को सोचना लेकर है के ना, आ रहे हैं, नहीं सोचना ना। लेकिन मैम जीव को लेके आ रहे हैं हमारे माँ बाप उसको ने सोचा था? अगर आप पीछे जाओ, आपके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने प्लान किया था? तो मेरी माँ तो मेरे को आज देखकर वो ये हैरान होती है कि भाई तू किस घड़ी में पैदा हो गई जो तेरे को ये, तू कहाँ से बातें करती रहती है, पहले तो ये बता। हमारे रेणु जी पूरे खानदान में कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जो कि जिसको ज्योतिष इस चीजों में इतना इंटरेस्ट हो। मैं आज कहती हूँ मेरे से सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, बट मेरे से ये मत लेना, मेरी किताबें ये मैं ले गए तो मैं शायद पता नहीं क्या ही कर दूंगी मैं। तो ये आपका कोई प्लान के साथ बच्चे नहीं होते हैं। मैम जॉब के लिए कोई रेमेडीज है क्या? क्योंकि आजकल देखिए कितने ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों के पास कितने लोन्स हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम कोई पर्सन फेस कर सबसे रहा है। बड़ी मैंने देखी है कि करियर में जब किसी की दिक्कत आती है तो लाल किताब उसमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके 10वें घर में प्लैनेट कौन सा है। ओके। अगर वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्लैनेट्स हैं तो मल्टीपल जॉब्स भी चेंज करनी पड़ती है, मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं। अगर ऐसा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर ना वो इतनी क्षमता नहीं होती है। जब मल्टीपल प्लैनेट्स 10th हाउस में मैंने देखे तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि आप ना कोई डिसीजन अपने करियर को लेकर सही तरीके से कर पाओ। वो कंफ्यूजन आ जाता वो है। कंफ्यूजन आ जाता है। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर मेलेफिक्स हैं तो ऐसे लोगों को अपना एक मेंटोर बनाना चाहिए। अच्छा। अपना मेंटोर बनाना चाहिए, यानी कि कोई अपनी ही फील्ड का एक्सपर्ट अपना गुरु बना लो और उसके पद चिन्हों पे चलो। ठीक है। जैसे गुरु है तो ऐसे लोग दूसरों की नौकरियां तो लगवाते फिरते हैं, अच्छा। लेकिन अपनी नौकरी इनकी छूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि जुपिटर नीच के होते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो आपका वहां पे कौन सा प्लैनेट है, आपने ना उसको साधना है। चंद्रमा है तो आप अपने वर्क एरिया को जो है वो कंफर्टेबल करिए, घर जैसा बनाइए। ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे पानी रखिए, आप एक्वेरियम रख सकते हो या फिर आप वहाँ पे फाउंटेन रख सकते हो। ठीक है, शनि की रेमेडी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। शनि जो है वो लोहे की चीज़ों को दिखाता है, आप लोहा पहन सकते हो, लोहे का कड़ा पहन लो। आप ब्लैक कलर की कोई भी आइटम, ब्लैक हकीक होता है, ब्लैक ब्रेसलेट, किसी भी तरह का ब्लैक धागा अगर आपने पहनना है वो पहन लो। और शनि की सबसे अच्छी रेमेडी बताऊँ रेणु जी, वो है चालाकी। ज़्यादातर करियर में दिक्कत आती है कि इंसान या तो बहुत चालाकी खेल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको फेस करना पड़ेगा कर्म, या लोग उसके साथ खेल रहे हैं चालाकी। आपको शनि जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है कि आप न्याय करना सीखो, टिट फॉर टैट करना सीखो। अगर आपने 8 घंटे काम किया है तो 8 घंटे की आपकी जो वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रही है तो इट मीन्स आपका शनि खराब है, आपको समझ ही नहीं है। आप सिर्फ एक ही तरफ, शनि जो अच्छे वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो काम भी करेंगे, अपनी कैलकुलेशन भी करेंगे और स्मार्ट होंगे। शनि खराब वाले कैसे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ काम ही किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे शनि की रेमेडी ही कही जाती है। आप तेल वेल दान करने से अच्छा है कि थोड़ा अपने अंदर जो है ना वो थोड़ी मेच्योरिटी लेकर आइए, डेडिकेशन लेकर आइए, डिसिप्लिन लेकर आइए, और थोड़ा सा अपने आप को जो है वो थोड़ा, जिसको कहते हैं कि आज की दुनिया जैसी है वैसा थोड़ा सा बनने की कोशिश करिए, तब आपका करियर सही से चलना है। तो ये करियर के लिए आपने बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी बताई है, बिल्कुल। क्योंकि कर्म है तभी आगे आपका कुछ चल सकता है ना। तो कर्म को हमें बहुत स्मार्ट वे में अपने आगे स्मार्ट वे बढ़ाना में। है। आप आज के युग में किस बच्चे को बोल दोगे जाओ शनिवार को तेल चढ़ा के,
टाइम कहाँ है, रात को तो जी। जॉब चल रही है बच्चों की, है ना, 3 बजे तो उनकी 3 बजे तो शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, आप कैसे करा दोगे? तो हम बच्चों को ये बोलेंगे कि ठीक है, तू अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दे, और दूसरों की जॉब लगवाने के बजाय अपना पैर जो है पहले स्ट्रांग करो, आप उस पोजीशन पे समझो। आप शायद नहीं जानते हो कि जो जितने भी हाईएस्ट पोजीशन पर लोग पहुंचते हैं, वो बिना शनि के नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। वो लोग जो 1 सेकंड लगाते हैं हजारों लोगों को ले ऑफ करने के लिए, सबसे स्मार्ट सैटर्न वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकलिज्म है कि मैंने अगर ये 1000 बंदा रखा तो ये मेरी कंपनी कभी भी डूब जाएगी। ये होता है शनि सही। वो ये नहीं देखता कि ओहो मैंने 1000 बंदा निकाल दिया, अब ये इनकी मेरे को बद्दुआ लगेगी, अब ये मेरे को क्या बोलेंगे, ये मेरे को ये ना कर दे। नहीं, पहले अपना। तो शनि का सीधा सा बात है तो वो ये है कि पहले अपना देखो, फिर दुनिया का देखो। कोई स्मार्ट वर्क से मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट अपनाइए, नहीं, है ना, क्योंकि शनि अगर शॉर्टकट अपनाए तो शनि तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे नहीं, क्योंकि शनि को शॉर्टकट पसंद नहीं है। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, स्मार्टनेस और डेडिकेशन और मैच्योरिटी, ठीक है। नहीं आती है तो किसी को गुरु बना लो, बस बात ही खत्म हो जाती है। तो मैम बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, अब थोड़ा सा घर के लिए आप अगर रेमेडी देंगी तो हमारे दर्शकों को काफी। बिल्कुल। पहले तो मैं ये प्रिकॉशन बता दूं रेनू जी, जो मैंने पिछले 8-9 सालों से ना, मैंने बहुत बहुत चार्ट्स में देखा, वास्तु के भी विजिट करके मैंने देखा, जिनके भी चार्ट में 1, 4, 8 और 12 में अगर शनि है, 1, 4, 8 और 12 में शनि है, तो मेरी तो बिल्कुल एडवाइस नहीं होती इन लोगों को घर बना के देने की। तो मैं तो ये कहूँगी कि इन लोगों को हो सके तो रेंट पे रहो, हो सके तो किसी और के नाम पे आप घर ले लो। मैम बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आज रेंट पे करना ही बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि आप इन जिनके भी चार्ट्स में, वो नीचे आप देख लेना, कमेंट आ जाएंगे आपके पास, जिनके भी चार्ट्स में शनि 4, 8, 12 या फिर आपके 1 में है, तो इन लोगों के सिर्फ घर और गाड़ी खरीदने की देर है। फिर इनकी लाइफ जो जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा वहाँ पे लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी कि आप उससे बाहर नहीं जा पाएंगे कभी। आप वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको बांध दिया किसी ने, उसी दिन से ब्लॉक होंगी सारी चीज़ें। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, आप करो जी भर के, आप 10 मकान ले लो। अच्छा, मतलब अपने नाम पर ना लें? अपने नाम पे ना लें, या फिर अच्छा। आप उसको रेंट पे दे दो अगर अपने पे भी लिया तो। अच्छा, मतलब आप खुद नहीं रेंटल दे रहना। दो, आपको खुद भी रेंटल। ओके। देखो शनि मजदूर है, हाँ हाँ। शनि जो है वो मजदूर को के साथ, लेबर के साथ जोड़ा गया। शनि अगर खराब हो गया चौथे घर में, वो अच्छा नहीं माना जाता, 8वें में अच्छा नहीं माना जाता, पक्का घर है उसका। 1 में वो नीच का माना जाता है, 12 में लॉस का घर है, राहु का घर है, वहाँ पे लाल किताब के हिसाब से शनि वहाँ अच्छा काम नहीं करेगा। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि इन लोगों ने जब जब अपने घर बनाए तो कोर्ट केसेस, करियर का डूब जाना, बिजनेस बंद हो जाना, ये आम चीज़ें हैं इनके साथ। अच्छा। इवन वर्स कंडीशन में जब शनि बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है चार्ट में, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग घर बनाने के 1 साल के अंदर खुद ही नहीं होते। ओह अच्छा। वो उस घर में एंटर ही नहीं कर पाते, इतनी मैंने पोजीशन को वर्स करते हुए देखा है। घर ही अधूरे रहते हैं, पूरी उम्र घर ही बनाते रह जाते। एक घर बना रहे हैं, उसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी हो रहा है, 30 साल लग गए, 40 साल लग गए। सारा पैसा उसकी जिंदगी का उस घर पे ही चला जाना, उस बंदे ने गरीबी में निकालना है वो समय। अभी भी कुछ दिन पहले मेरी रिसेंट बात हुई, शनि 4, घर जिस दिन से लिया, रिलेशनशिप टूटा, बच्चा दूर चला गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो मैंने उनको फर्स्ट एडवाइस दी है यही कि आप एक काम करो कि छोटा ले लो एक तो घर, और अपार्टमेंट ले लो, जड़ से मत लो। अच्छा। जड़ से भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर जड़ से ये लोग लेते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्लैट सिस्टम है तो मुझे नहीं लगता अब इतना ही ये चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। फ्लैट है तो चलता है, लेकिन जड़ का बनाने से पहले सोचिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है जब आप जड़ से मकान बनाओगे, सैटर्न इन भावों में है तो। उपाय के तौर पर अगर किसी को करना ही है तो सबसे पहले तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, घर बनाने जा रहे हो, तो एटलीस्ट 43 डेज़ पहले, 43 डेज़ पहले उस जगह में या अपने घर में आप लाल कपड़े में 1.25 किलो जौ लीजिए,
उसको लाल कपड़े में बांध के अपने घर में आप वेस्टर्न डायरेक्शन में उसके ऊपर 2 ईंटें रखिए और उसको रख दो, अच्छा, या आप उसको ले जाके साउथ में रख दो, अपने घर के दक्षिण में रख दो। ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी के जितने भी मसले हैं वो चुटकियों में हल हो जाएंगे आपके। जब तक सारा पेपर वर्क सब, जब तक आपका घर नहीं बन जाता तब तक आपने नहीं छोड़ना वो। चाहे वो खराब हो जाए उसको रिप्लेस कर दो, खराब होता है होने दो, पड़े रहने दो। जब तक वो घर आप, क्योंकि उसमें कीड़ा लग जाता है ज़्यादातर, 2-3 महीने के बाद कीड़ा लग जाता है उसमें जौ में ना, तो आप हटाइए मत, क्योंकि काम चल रहा है अभी। तो वो एक बहुत मास्टर रेमेडी मैंने घर के लिए देखी। दूसरी रेमेडी 43 डेज रेगुलर, जो भी आपकी लेबर या आपके आसपास कोई गरीब है तो उनको उनकी नीड की चीज़ें 43 डेज रेगुलर दीजिए। अच्छा, रेगुलर दीजिए, ये 2 रेमेडी तो करनी है आपने। इसके अलावा आप अगर जड़ से मकान बना रहे हो, वहाँ पे कुछ दिन आप थोड़ी खुदाई करके 1-2 फीट वहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाय का गोबर आप वहाँ पे फेंक पाओ तो वो फेंकवा दो। उससे उस घर की, उस लैंड की, उस घर की एनर्जी बहुत बहुत जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन उपाय करने से पहले ये देखना जरूरी है कि शनि कि आपका किस घर में शनि है। किस घर में है ना, हाँ, आपके लिए शुभ नहीं रहेगा या रेणु जी, नहीं। हम यहाँ रेमेडी कर रहे हैं ना, रेमेडी की बात कर रहे हैं, ये जनरल रेमेडीज है। जी, जो प्रॉपर्टी लेने जा रहा, बेचने जा रहा, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, ये कर सकते हैं। ये अच्छा, यूनिवर्सल है, ये कर सकते हैं। अच्छा, इनसे उनकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, ये रेमेडी वो करिए, और ये यही सबसे अच्छी रेमेडीज है। और जैसे मैंने बोला कि शनि सिर्फ स्मार्टनेस और डेडिकेशन और मैच्योरिटी का कारक प्लैनेट है। अगर आपके अंदर स्मार्टनेस की कमी है, भोंदू हो, तो कोई भी लूट के चला जाएगा, पेपर वर्क दिखाएगा कुछ और होंगे आपका कुछ होगा और। कुछ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ शनि है वहाँ सलाह ले लो, ज़्यादा अच्छा। तो मैम बहुत ही लॉजिकल वे में आपने समझाया कि रेमेडीज कैसे करनी है और किस तरह से करनी है, क्या करनी है बट क्या सावधानियां हैं वो सबसे पहले बिल्कुल। जरूरी होता है। मैम चलते चलते हमारे दर्शकों को एक कोर्ट केस की रेमेडी आप बोनस दे करके जाइए। कोर्ट केस तो देखिए, लिटिगेशन में ज़्यादातर आम बंदा तो बहुत कम ही फंसता, मैंने देखा। वही शनि राहु के खराब होने की वजह से लिटिगेशंस होती हैं ज़्यादातर कुंडली में। अगर शनि अष्टम में है, राहु अष्टम में है, शनि राहु चार्ट में इकट्ठे हैं, तो लिटिगेशन एक बार फेस करनी पड़ती है जब इनकी उम्र आएगी या अच्छा। फिर इनके दशाओं में। ठीक है, लाल किताब की भी दशाएं उसमें जी। भी देख सकते हैं। ऐसे में ना, जब राहु और शनि जब आपके चार्ट में खराब होते हैं तो इसको बोलते हैं हम पेंडिंग कर्मा जाग गया तुम्हारा। आपका जो भी कोर्ट में जब आप जाते हो तो कोर्ट में आपने देखा लॉयर्स ब्लैक कलर ही पहनते, ब्लैक एंड वाइट। जी। जो ब्लैक एंड वाइट है ये केतु का रंग है असल में, ब्लैक एंड वाइट। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जितने भी अपंग लोग होते हैं ना, हैंडीकेप्ड, और स्पेशली अगर आपको कोढ़ी लोग मिल जाए, कोढ़ियों की बस्तियां होती हैं स्पेशल, आप ढूंढो तो मिल जाएंगी। आश्रम भी होते हैं। आश्रम भी होते हैं। विधवाओं का जो आश्रम होता है, विधवा लेडीज़ का, उनके आश्रम में आप उनकी नीड की चीज़ें पहुंचाइए, स्पेशली सफाई की चीज़ें पहुंचाइए। साबुन, जो सर्फ हो गया, या सैनिटाइजर्स हो गए, ठीक है, और मेडिसिन्स पहुंचाइए। तो मैम ये किसी खास दिन करना चाहिए, एक आप कोई किसी particular दिन day भी पर? कर सकते हो। और अगर के जैसे कोर्ट केस एंड ये सब चीज़ों में लोग फंसे होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को रेमेडीज कम से कम 43 डेज तो करनी पड़ेगी, लगातार करनी लगातार है। करनी और पड़ेगी। उनको करिए। आप जैसे एनजीओ में डोनेशन दे रहे हो तो लगातार आप किसी एनजीओ की सेवा भी कर सकते हो। वहाँ पे जैसे विधवा है कोई लेडी, तो लेडीज़ हैं तो वहाँ की उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें जो है वो कर सकते हो। देखो बात यह है कि अगर किसी के ऊपर लिटिगेशन हुई तो या तो आपने अभी कोई पाप किया या पीछे किया होगा, बिल्कुल। तभी वो भुगतान आया सामने। अब आप कह रहे हो एक दिन की रेमेडी से मैं ठीक कर लूँ सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। तो एटलीस्ट आपको 43 दिन रेमेडीज़ ये करनी पड़ेगी। वहाँ पहुँचाइए सामान, या फिर इकट्ठा ही पोटलियाँ बनाइए 43। अच्छा, ऐसा भी तो कर आप सकते दो हैं। इकट्ठी से दो, अच्छा। तो उसको 43 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, कोढ़ियों के अंग गले सड़े होते हैं, कोढ़ियों के लिए आप दवाइयों का अरेंजमेंट करिए। ठीक है, डॉक्टर से पूछ के कि क्या चीज़ ऐसी है जो कोढ़ियों के काम आती है, आप उनको दीजिए। आप देखना कि कितना बेनिफिट उनको मिलता है इस चीज़ का। तो मैम ये जनरल रेमेडीज हैं, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं।
तो मैम बहुत ही अच्छा आपने आज हम लोगों को ज्ञान दिया, और मेरे ख्याल से दर्शकों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे डाउट्स जो हैं रेमेडीज़ को लेकर के, या लाल किताब की जो निशानियाँ, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं वो आपको बता देते हैं, बट उसका रिजल्ट आपके सामने कुछ नहीं निकलता, तो वो सारा जो मैजिक होता है वो आज हमको मैम से सीखने के लिए मिला। प्लस ये भी मैम ने सिखाया कि प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं दूसरी रेमेडीज़ के साथ। तो और कैसे करनी चाहिए हमें रेमेडीज़, इसके बारे में मैम ने बताया। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम की दी हुई रेमेडीज़ आपको कितना काम कर रही हैं, और कितना जो मैम ने आपको निशानियाँ बताई हैं वो कितना आप रिलेट कर रहे हैं अपनी कुंडली के संग। तो बने रहिएगा आगे हमेशा प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी एक बार बहुत फिर से बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका आप आने। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सो मच मैम। थैंक यू।